दोस्तों आज एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो अगर दुनिया के ग्रेटेस्ट नॉवेल्स की लिस्ट बनाई जाए तो शायद ये नॉवल उस लिस्ट में नंबर 1 पर आए। दुनिया के ग्रेटेस्ट लोग जैसे कि विटगेंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वर्जीनिया वुल्फ, फ्रांस काफ्का और एल्बेर कामू का ये फेवरेट नॉवल था। इस नॉवल के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि इस तरह का नॉवल फिर कभी नहीं लिखा जाएगा। इस नॉवल में साइकोलॉजी, एथिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, नाहिलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे टॉपिक्स को बहुत ही डेप्थ में डिस्कस किया गया है। इसके बारे में इसके ऑथर का कहना था कि अगर मैं इसको कंप्लीट कर गया ना तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, क्योंकि बिल आखिर मैंने जो इस दुनिया को देना था वो मैं दे चुका हूंगा। और कुदरत की करनी देखें कि इस नॉवल के पब्लिश होने के सिर्फ 1 साल के बाद इसके ऑथर की डेथ हो गई। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों द ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ ऑल टाइम की, यानी कि द ब्रदर्स कारामाजोव, जिसे लिखा था द ग्रेटेस्ट फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने। बहुत से स्कॉलर्स और क्रिटिक्स इसे दोस्तोयेव्स्की का लास्ट मैसेज टू द मैनकाइंड कहते हैं। उनका मानना है कि इस नॉवल और इसके कैरेक्टर्स के जरिए उसने अपनी पूरी फिलॉसफी का क्रक्स एक्सप्लेन किया है। देखिए दोस्तों, कई सदियां पहले जब लोग पॉलीथीस्ट थे, यानी कि वो एक से ज्यादा खुदा को मानते थे, तब उनमें ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि अच्छाई और बुराई में फर्क कैसे करें, क्योंकि उनका मानना था कि कुछ खुदाओं के पास अच्छे एट्रीब्यूट्स होते हैं और जितनी भी अच्छाई इस दुनिया में है वो उन्हीं खुदाओं की वजह से है, और कुछ खुदाओं में बुरे एट्रीब्यूट्स होते हैं। दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं वो उन खुदाओं की तरफ से इंसानों में आते हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ मज़ाहिब में एक खुदा का कॉन्सेप्ट आया तो लोग कंफ्यूज होना शुरू हो गए। उनका कहना था कि खुदा के अंदर तो इतने अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, तो फिर इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? लोग एक दूसरे का कत्ल क्यों करते हैं, चोरियां क्यों करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादती क्यों करते हैं, दूसरे को पेन क्यों पहुंचाते हैं? अगर एक खुदा है और वो इंसाफ पसंद है तो इस दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों है? क्यों हर ताकतवर इंसान कमजोर का हक मार देता है? अगर खुदा वाकई में मौजूद है तो औरतों के साथ, बच्चों के साथ इतनी ज्यादती क्यों होती है? रिसेंटली जब फलस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन में जेनोसाइड कंडक्ट हो रहा था तो लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू किए कि भाई अगर खुदा वाकई में मौजूद है तो वो जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बम से उड़ाया जा रहा है, उनको बचाने के लिए खुदा क्यों नहीं आता? क्यों खुदा इजराइल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसको नीच तो नाबूद नहीं करता? फलस्तीन की माएं, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और मर्द बेयार और मददगार बैठे हुए हैं, क्यों खुदा उनकी मदद नहीं करता? इस तरह के गहरे, कड़े और क्रिटिकल सवाल हर दौर में, हर सिविलाइजेशन में लोग पूछते आए हैं। कुछ फिलोसफर्स और स्कॉलर्स ने इनका जवाब देने की भी कोशिश की है, लेकिन इन सवालों का जवाब जिस तरीके से दोस्तोयेव्स्की ने दिया है, शायद कोई और स्कॉलर नहीं दे पाया। आपको दोस्तोयेव्स्की की किताबों में मोरालिटी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी भरी हुई मिलेगी। ऐसी ही कुछ थीम्स द ब्रदर्स कारामाजोव में डिस्कस की गई हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, जरा इस नॉवल की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद इसकी थीम्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये नॉवल जो है ना, ये दरअसल एक मर्डर मिस्ट्री है जो कारामाजोव फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। और इस फैमिली को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका फैमिली ट्री समझाना चाहता हूँ। इस फैमिली के हेड यानी फादर का नाम है फ्योदोर पाव्लोविच कारामाजोव। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे, औरतों और अय्याशी में गुजार दी है। फ्योदोर के 4 बेटे हैं। पहला है डिमिट्री, दूसरा आइवान, तीसरा अलियोशा और चौथा स्मरदेकोव। इन्हीं चारों को ब्रदर्स कारामाजोव कहा गया है और सारी कहानी इन्हीं चारों के गिर्द घूमती है। फ्योदोर पाव्लोविच का बड़ा बेटा डिमिट्री उसकी पहली वाइफ का बेटा है और आर्मी में एक छोटी सी पोजीशन पर काम करता है। डिमिट्री ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। उसके कैरेक्टर की खास बात यह है कि वो अपने बाप यानी फ्योदोर से बहुत नफरत करता है। लेकिन आखिर क्यों? उसकी एक वजह यह है कि फ्योदोर ने पहली शादी एक अमीर औरत से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी, लेकिन उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकी। उनके बीच रोज किसी न किसी बात पे झगड़ा होता और इवेंचुअली उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। बाद में उसकी बीवी की डेथ हो गई और उसे खबर ही नहीं हुई कि क्यों, कब और कैसे। वो सिर्फ अपनी अय्याशी में मसरूफ था। इस नफरत की दूसरी वजह यह है कि दोनों बाप बेटा एक ही औरत को पसंद करते हैं जिसका नाम गुरुशिंका है। वो एक प्रोस्टिट्यूट यानी जिस्म फरोश औरत है। डिमिट्री उससे शादी करना चाहता है और अपने बाप से इनहेरिटेंस का वो हिस्सा मांग रहा है जो उसकी माँ की तरफ से उसके बाप को मिला, लेकिन फ्योदोर उसे वो हिस्सा देने को तैयार नहीं। यही वजह है कि डिमिट्री ने बार बार उसे मारने की धमकी भी दी है। दूसरा बेटा आइवैन और तीसरा एलियोशा, ये दोनों उसकी दूसरी बीवी के बेटे हैं। ये दोनों एजुकेटेड हैं मगर दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में हुई है। आइवन काफी इंटेलेक्चुअल है और यूरोप के मॉडर्न कॉन्सेप्ट से काफी इंस्पायर्ड है। इस नॉवल में तमाम फिलोसफी के कॉन्सेप्ट्स दरअसल आइवन के कैरेक्टर के जरिए ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन आइवन की फिलोसफी सेल्फ सेंटर्ड है। इसके बरअक्स एलियोशा की अपब्रिंगिंग एक मॉनेस्ट्री में हुई है। वो बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स है, उसका ईमान बहुत स्ट्रांग है और वो अक्सर आइवन को भी मजहब की तरफ बुलाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसके सब भाई और बाप
सुकून से मिलकर खुशी खुशी रहें। लेकिन जो उनका छोटा भाई है यानी कि स्मर्दकोव, ये घर के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता है क्योंकि ये फ्योदोर का इलेजिटिमेट बेटा है और उसे इस घर के नौकर ग्रेगरी ने पाला है। वो देखने में एक खामोश और फर्माबरदार नौकर लगता है, लेकिन अंदर से वो इंतहाई चालाक, तेज दिमाग और हद से ज्यादा एम्बिशियस इंसान है। उसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि वो भी एक दिन बड़ा आदमी बने, इज्जत और पावर हासिल करे। वो घर के हर राज से वाकिफ होता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि वो फ्योदोर पावलोविच की नाजायज औलाद है और जायदाद में उसका कोई हक नहीं है। स्मर्द्याकोव को काफी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। बचपन से ही उसका बिहेवियर बहुत अजीब है। वो बिल्लियों को फांसी देता था, उन्हें दफनाकर अजीब सी तस्कीन महसूस करता था। एक दफा उसने खाने में एक बड़ी सी पिन मिलाकर एक कुत्ते को खिला दी, जिसके बाद वो बेचारा पूरा दिन तड़पता और भौंकता रहा। ऐसी हरकतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि स्मिर्दकोव नॉर्मल नहीं है। लेकिन स्मिर्दकोव आइवन के मॉडर्न आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड है और आइवन की बातें सुनकर उसे लगता है कि वाकई इस दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं होता। अच्छाई, बुराई, पनिशमेंट, गॉड, ईवल, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम इंसानों के अपने बनाए हुए हैं। वो इस बात पर यकीन रखता है कि हर वो काम कर लेना चाहिए जिससे आपको फायदा हो, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो काम सही था या फिर गलत। अच्छा, ये जो स्मर्दयाकोव भाई साहब है ना, ये भी अपने बाप से शदीद नफरत करते हैं। वो घर के हर मामले से वाकिफ है। वो ये भी जानता है कि गुरिशिंका को लेकर डिमिट्री और उसके बाप के दरमियान शदीद नफरत पाई जाती है, शदीद गर्मा गर्मी है, जिसकी वजह से डिमिट्री कई बार अपने बाप को मारने की धमकी भी दे चुका है। स्मर्दयाकोव चालाक इतना है कि वो अपने बाप के सामने उसका वफादार नौकर बनता है और डिमिट्री के सामने उसका हमदर्द। फेदोर ने उसे हिदायत दे रखी होती है कि जब भी गुरुशिंका रात को आए तो वो एक खास तरीके से उसके कमरे का दरवाजा नॉक करे। ये नॉक एक सीक्रेट कोड होता है। अगर वही कोड हो तो फ्योदोर समझ जाता है कि गुरुशिंका आई है, वरना वो दरवाजा नहीं खोलता। ये राज सिर्फ बाप और बेटे के दरमियान रहना चाहिए था, लेकिन स्मिर्दकोव ये सीक्रेट डिमिट्री को भी बता देता है। आइवन से तो वो पहले ही अपनी ज्यादातर बातें और राज शेयर करता रहता है, इसीलिए उसे भी बता देता है कि दरवाजे का कोड क्या है और ये भी कि डिमिट्री को इस कोड का पता है। यानी अब ये बात अलियोशा के अलावा पूरे घर में सबको पता है। स्मिर्दयाकोव की ज्यादातर कन्वर्सेशंस आइवन के साथ ही होती हैं और वो उसी के आइडिया से इंस्पायर्ड होता है। वो आइवन को यह भी बता देता है कि उसे एपिलेप्सी के फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं और कभी कभार वो इन दौरों की एक्टिंग भी करता है। खैर, एक रात डिमिट्री को पता लगता है कि गुरुशिंका उसके बाप से मिलने गई है, इसीलिए वो आधी रात को अपने घर की दीवार कूदकर घर में एंटर होता है। उसे ग्रेगरी एंटर होते हुए देख लेता है। ग्रेगरी वही नौकर है जिसने स्मर्दयाकोव को पाला है। वो इस घर का पुराना सर्वेंट है। ग्रेगरी उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान हाथापाई होती है और गुस्से में डिमिट्री ग्रेगरी के सर पर हथौड़ा मार देता है। ग्रेगरी बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर डिमिट्री घबराकर वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन तब निकलती है जब उसे बताया जाता है कि उसके बाप यानी कि फ्योदोर पाव्लोविच का भी मर्डर कर दिया गया है। सारे सबूत डिमिट्री के खिलाफ होते हैं। वो उस रात घर में घुसा था, उसके कपड़ों पर खून के भी निशान थे और उसके पास वेपन भी था, इसीलिए पुलिस उसे कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। डिमिट्री बार बार इस बात से इनकार करता है कि उसने अपने बाप का कत्ल किया है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने ग्रेगरी को तो मारा, लेकिन मैंने अपने बाप का मर्डर नहीं किया। जब ये मर्डर हुआ तो आइवन टाउन से बाहर था और स्मर्दयाकोव को एपिलेप्सी के फिट्स पड़े थे। ये एक्टिंग नहीं थी, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट्स ने ये बात साबित की थी कि उसे वाकई में एपिलेप्सी का दौरा पड़ा था। अगर ऐसी बात है तो फिर फ्योदोर का कत्ल किसने किया? जब आइवन टाउन से वापस आया और उसे सारी सिचुएशन का पता चला और जब उसने सुना कि डिमिट्री मर्डर के इल्जाम से इनकार कर रहा है, तो वो सीधा स्मर्दयाकोव के पास आया और उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, ये मर्डर किसने किया है। स्मर्दयाकोव आइवन से कहता है कि डिमिट्री बिल्कुल सच्चा है, ये मर्डर उसने नहीं बल्कि ये मर्डर मैंने किया है। आइवन स्मर्दयाकोव की ये बात सुनकर काफी हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये कत्ल तुमने अकेले किया? इसका जवाब जो स्मर्दयाकोव देता है वो आइवन को हिला के रख देता है। स्मर्दयाकोव कहता है कि ये मर्डर मैंने नहीं, यानी कि मैंने अकेले नहीं, ये मर्डर मैंने तुम्हारे साथ मिलके किया है। स्मर्दयाकोव की ये बात सुनकर आइवन काफी हैरान होता है और उसे गुस्सा भी आता है। वो उसे कहता है कि भाई, मैं तो टाउन से बाहर था, मैं तुम्हारे साथ मिलके इसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ? इस पर स्मर्दयाकोव ये कहता है कि तुम शहर जानबूझकर छोड़कर गए थे क्योंकि तुम्हें मालूम था कि यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। वो उसे कहता है कि ये मर्डर करने के लिए तुमने ही मुझे इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि कुछ सही गलत नहीं होता, आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। कोई खुदा एग्जिस्ट नहीं करता जो कोई तुमसे हिसाब लेगा। इस दुनिया के बाद कोई आफ्टर लाइफ, कोई जिंदगी नहीं, ना ही कोई पनिशमेंट है। यही तो तुम्हारी बातें थी जिनकी वजह से मैं मजबूर हो गया कि मुझे फ्योदोर का मर्डर करना पड़ा, लिहाजा तुम इस मर्डर में, इस कत्ल में बराबर के शरीक हो। वो उसे याद दिलाता है कि वो इस मर्डर का सारा प्लान भी आइवन को ऑलरेडी डिफरेंट चंक्स में बता चुका है।
वो बता चुका है कि मैं दरवाजे का कोड जानता हूँ, डिमिट्री के गुस्से और इमोशंस का भी अंदाजा है, अपनी एपिलेप्सी की एक्टिंग भी जड़ लेता हूँ। ये सब कुछ मैंने तुम्हें बताया तो है, और तुम जानते थे कि मैं ये मर्डर करने वाला हूँ, तभी तो तुम इस शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे। उसकी बातें सुनकर आइवन रियलाइज करता है कि ये सारी बातें तो वाकई में उसे पता थी, और अनकॉन्शियसली वो इसके इरादे के बारे में भी जानता था। जब आइवन को ये फ्लैशबैक्स आते हैं तो वो रियलाइज करता है कि वो भी इस मर्डर का पार्ट है। वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसे हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। उसे लगता है कि कोई उसे मुसलसल ब्लेम कर रहा है। वो किसी के साथ कन्वर्सेशंस करने लगता है। आइवन, तुम ही ने फेयोदोर को मारा है। आइवन, तुम ही अपने बाप के कातिल हो। दोस्तोयेव्स्की ने यहाँ आइवन और डेविल के दरमियान लंबी सिंबॉलिक कन्वर्सेशंस लिखी हैं, जो असल में आइवन के अपने कॉन्शियंस यानी कि उसके जमीर की आवाज होती है। आइवन स्मर्देकॉव को कहता है कि दोनों कोर्ट जाकर सच बता देते हैं ताकि डिमिट्री को बचाया जा सके, लेकिन स्मर्देकॉव मना कर देता है। वो कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक प्लान के मुताबिक हो रहा है, और तुम ही ने तो कहा था कि कुछ सही गलत नहीं होता, तो ऐसे में कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि हम चाहते थे कि डिमिट्री ये मर्डर करे और उस पर इल्जाम आए, उसे जेल हो जाए, और ऐसा हो चुका है। बस इतना फर्क पड़ा है कि ये कत्ल डिमिट्री के बजाय मुझे करना पड़ा, क्योंकि वो तो ग्रेगरी को मारकर भाग गया था। और मेरी किस्मत अच्छी है कि कत्ल के बाद मुझे वाकई एपिलेप्सी के असली फिट्स पड़ गए, इसीलिए मेडिकल रिपोर्ट्स भी मेरे हक में हैं, और तुम तो वैसे ही शहर से बाहर थे, इसीलिए हम दोनों सेफ हैं। मगर आइवन उसकी बात नहीं मानता, और अगले ही दिन कोर्ट जाकर सब कुछ बता देता है। कोर्ट उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है, जिसके जवाब में आइवन एक शख्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यही शख्स गवाह है, जबकि इन रियलिटी उस जगह पर कोई शख्स मौजूद ही नहीं होता। ये सब उसकी हेलुसिनेशंस का नतीजा होता है। कोर्ट समझ जाती है कि आइवन सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो खुद मेडिकली अनफिट है, जबकि दूसरी तरफ स्मर्देकॉव की मेडिकल रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं कि कत्ल के वक्त उसके ऊपर तो एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा था, लिहाजा वो डिमिट्री को डेथ सेंटेंस दे देती है। और स्मर्देकॉव चूंकि वैसे ही नाइलिस्टिक हो चुका होता है, उसकी जिंदगी में कोई भी मॉरल एंकर, कोई भी मॉरल फाउंडेशन नहीं होती, लिहाजा वो भी सुसाइड कमिट कर लेता है। और इसी के साथ द ब्रदर्स कारामाजोव की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, जब आप द ब्रदर्स कारामाजोव पढ़ेंगे और आपको इसका फिलोसॉफिकल एसेंस समझ आना शुरू होगा ना, तो आपके वाकई में होश उड़ जाएंगे। इन्हीं फिलोसॉफिकल थीम्स को जरा आप डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है नाहिलिज्म। नाहिलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल व्यू दैट क्वेश्चंस और डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट मीनिंग, पर्पस और ऑब्जेक्टिव वैल्यूज इन लाइफ। ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके मुताबिक इस जिंदगी का कोई मकसद, कोई पर्पस, कोई मीनिंग, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। मतलब जो चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं, जैसे कि मोरालिटी, रिलीजन और सोसाइटी की वैल्यूज, ये सब खुदा की तरफ से हमें नहीं दी गई, बल्कि ये इंसान ने खुद क्रिएट की हैं। नाइलिज्म के मुताबिक यूनिवर्स तो केयरलेस है, इंडिफरेंट है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि सोसाइटी के अंदर किस तरह का मॉरल फ्रेमवर्क फॉलो किया जा रहा है। इस नॉवल द ब्रदर्स कारामाजोव में आइवन के जो आइडियाज है ना, वो काफी हद तक नाहिलिस्टिक हैं। जैसे वो कहता है कि इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज परमिटेड। यानी अगर खुदा या कोई अल्टीमेट मॉरल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर सही और गलत की कोई यूनिवर्सल बुनियाद नहीं रहती। इंसान खुद डिसाइड करता है क्या जायज है और क्या नाजायज, यानी मोरालिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म हो जाती है। आइवन के मुताबिक कोई डिवाइन अथॉरिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा इंसान अच्छा या बुरा कुछ भी कर सकता है, उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर लाइफ में नहीं होंगे। उसके जहन में यह सवाल गर्दिश करता है कि अगर वाकई में खुदा मौजूद है, तो इस मुआशरे के अंदर इतनी पेन क्यों है, लोग इतना सफर क्यों करते हैं। ये सवाल वो अपने भाई अलियोशा के साथ बहस के दौरान उठाता है। वो इंसानों के किए गए जुल्म और दुनिया में मौजूद सफरिंग के बारे में बात करता है और कहता है कि इंसानों से ज्यादा जालिम कोई भी नहीं हो सकता। वो पूछता है कि दुनिया में एक इंसान क्यों किसी और के गुनाह की सजा भुगतता है, जैसे पेरेंट्स के कमिट किए गए गुनाह और गलतियों की सजा उनके बच्चे क्यों भुगतते हैं। आइवन का इशारा दरअसल अपने बाप की तरफ होता है। वो कहता है कि अगर खुदा वाकई में एग्जिस्ट करता है, तो फिर इंसाफ क्यों नहीं करता, क्यों किसी और के गुनाह का बोझ एक बेगुनाह के ऊपर डाल देता है। आइवन आलियोशा से इंसानों की क्रुएल्टी के कुछ इंसिडेंट शेयर करता है, जहां वो उसे बताता है कि कैसे लोग मासूम बच्चों पर जुल्म करते हैं, उन्हें उनकी माओं के सामने मार देते हैं, या प्रिजन सेल्स में इंसानों पे कितना जुल्म होता है। उसका कहना है कि इंसान जानवरों से भी ज्यादा जालिम है, क्योंकि जानवर सिर्फ अपना पेट पालने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन इंसान अपने जुल्म को अपनी सोच और क्रिएटिविटी से एस्थेटिक बनाकर और ज्यादा खौफनाक बनाता है। इसीलिए वो कहता है कि भाई ये जो डेविल और शैतान वैतान की बातें करते हो ना, ये सब बेकार बातें हैं। कोई शैतान वैतान एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंसान ही है जो दरअसल शैतान है। इंसान ने अपनी क्रूअल्टी को डेविल का नाम दे दिया है और अपनी मर्जी से इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। हर गुनाह, हर गलती, हर बुरा काम इंसान खुद करता है,
और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए सारा इल्जाम शैतान पर डाल देता है। वो कहता है, आई थिंक द डेविल डजंट एग्जिस्ट बट मैन हैज क्रिएटेड हिम, ही हैज क्रिएटेड हिम इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। इस पूरे नॉवल में आइवन की थॉट्स नाइहिलिज्म, मॉरल स्केप्टिसिज्म और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव शो करते हैं। वो ये दिखाता है कि दरअसल ये इंसान की चॉइसेस ही हैं जो इस दुनिया में जुल्म और क्रुएलिटी को क्रिएट करती हैं, ना कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स। लेकिन आइवन की पर्सनैलिटी में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा। कहने को तो वो यूरोप की थॉट से इंस्पायर्ड है, लेकिन इस नॉवल के आखिर में उसकी शख्सियत बदल जाती है। उसे एक्सट्रीम गिल्ट महसूस होता है। वो ये बात रियलाइज करता है कि वो कॉन्शियसली अपने बाप के मर्डर में शामिल है। वो कॉन्शियसली ये टाउन छोड़कर गया था। वो एक्चुअल में चाहता था कि उसका बाप मर जाए। ये सारे थॉट्स उसे एक्सट्रीम गिल्ट की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और उसे हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। जबकि आलियोशा की पर्सनैलिटी आइवन से बिल्कुल ऑपोजिट है। उसका फेथ यानी कि ईमान स्ट्रांग है और वो काफी कंपैशनेट भी है। वो हमेशा पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है और मुश्किल हालात में भी खुशी की तलाश में रहता है। उसका ये बिलीफ है कि दुनिया के सारे दुख, इंसानी कॉन्ट्रडिक्शंस और ह्यूमिलिएशन एक दिन खत्म हो जाएगी। ये सफरिंग और एब्सर्डिटी सिर्फ टेम्पररी है और एक दिन इटर्नल हार्मनी और जस्टिस का टाइम आएगा जहां हर पेन का कंपेंसेशन होगा। जो लोग जुल्म का शिकार होते हैं, जो सफरिंग का शिकार होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनके लिए एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करेगी जो उनके सारे गम को खत्म कर देगी। आलियोशा के कैरेक्टर के जरिए दोस्तोयेव्स्की होप एक्सप्रेस करता है और कहता है कि इस दुनिया का जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो बिल आखिर इस दुनिया के अंदर बैलेंस क्रिएट कर देगा। उस मोमेंट में हर क्राइम, हर इनजस्टिस और हर स्पिल्ड ब्लड का मॉरल और स्पिरिचुअल कंपेंसेशन होगा। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है कि इंसानी सफरिंग और ईवल का फाइनल रिडेम्पशन पॉसिबल है। यानी चाहे दुनिया में बहुत जुल्म और पेन हो, एक दिन ऐसी रियलिटी आएगी जो हीलिंग, रिकंसिलिएशन और मॉरल बैलेंस लेकर आएगी। यहाँ आलियोशा अपने भाई से बड़ी ही खूबसूरत बात कहता है, दिस इज माई लास्ट मैसेज टू यू, इन सोरो सीक हैप्पीनेस। और ये सिर्फ आलियोशा का आइवन को मैसेज नहीं, बल्कि दोस्तोयेव्स्की का पूरी कायनात, पूरी मैनकाइंड, पूरी इंसानियत को मैसेज है कि इंसान चाहे जितना भी सफर कर रहा हो, हालात कितने ही बुरे हों, उसके अंदर भी खुशी को तलाश करना चाहिए। यहाँ पर आलियोशा की ऑप्टिमिस्टिक नेचर का एक क्या ही खूबसूरत सेंटेंस लिखा गया है, आई कैन सी द सन बट इवन इफ आई कैन नॉट सी द सन, आई नो दैट इट एग्जिस्ट एंड टू नो दैट द सन इज देयर, दैट इज लिविंग। यानी आलियोशा के मुताबिक जिंदगी का असल मकसद फेथ, होप और इनर सर्टेनिटी में ही है। अब आप देखें, एक के बाद एक दोस्तोयेव्स्की क्या खूबसूरत बातें लिख रहा है, समथिंग विच कैन बी लाइफ चेंजिंग। वो लिखता है कि द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस लाइज नॉट इन जस्ट स्टेइंग अलाइव बट इन फाइंडिंग समथिंग टू लिव फॉर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोस्तोयेव्स्की ऑलमोस्ट नीचा जैसी बातें कर रहा है। यही वजह है कि नीचा दोस्तोयेव्स्की से बहुत इंस्पायर्ड था। वो कहना ये चाहता है कि इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, थ्राइव करना है। सफरिंग के अंदर भी इंसान अपनी जिंदगी के मीनिंग को, उसके मानी को, उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके पर्पस को तलाश कर सकता है और वही पर्पस उसकी जिंदगी का एंकर बन जाता है। इसके अलावा दोस्तोयेव्स्की इंसान को अपने साथ ट्रूथफुल और ऑनेस्ट रहने का मशवरा भी देता है। अबव ऑल, डोंट लाई टू योरसेल्फ। द मैन हु लाइज टू हिमसेल्फ एंड लिसन्स टू हिज ओन lie comes to a point that he cannot distinguish the truth within him or around him, and so loses all respect for himself and for others, and having no respect he ceases to love। यानी सबसे पहले इंसान को अपने आप से सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद को धोखा देता है और अपनी झूठी तस्वीर पर यकीन करता है तो वो अपने अंदर और बाहर का सच पहचान नहीं पाता, और यही सेल्फ डिसेप्शन इंसान के अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट को कमजोर कर देती है। दोस्तोयेव्स्की इस नॉवल के अंदर पेरेंट्स को लेकर एक बहुत ही गहरी और इंपॉर्टेंट बात लिखता है। वो कहता है कि पेरेंट्स की निग्लेक्ट और सेल्फिशनेस बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर डालती है, इतना ज्यादा कि पूरी जिंदगी के लिए उनकी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो लिखता है कि लव चिल्ड्रन स्पेशली फॉर दे टू आर सिनलेस लाइक द एंजल्स, they live to soften and purify our hearts and as it were to guide us। यानी बच्चों से मोहब्बत करना सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी का एक स्पिरिचुअल और इम्पोर्टेंट पार्ट है। बच्चे अपनी मासूमियत और इनोसेंस के जरिए हमारे दिलों को सॉफ्ट करते हैं, हमारे अंदर एम्पैथी और कंपैशन को जगाते हैं और हमारे लिए एक इमोशनल और मॉरल गाइड का काम करते हैं। दोस्तों, द ब्रदर्स कारामाज़ोव और क्राइम एंड पनिशमेंट दोस्तोयेव्स्की के वो दो नॉवेल्स हैं जो आपको जिंदगी में लाजमी पढ़ने चाहिए। ये आपकी शख्सियत के अंदर कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस लेकर आएंगे जो आपको हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।